झारखंड का एक मध्यम वर्गीय परिवार जिसमें मनीष, उसकी पत्नी शालू और उनकी बेटी स्मृति है। वो मिलकर एक किराए का मकान लेते हैं, मगर वो किराए का मकान मनीष को नहीं भाता। एक दिन वो अपनी पत्नी शालू से कहता है, अरे शालू, सुन रही हो? आखिर कब तक हम लोग किराए के मकान में रहेंगे? कहते तो आप ठीक है, अगर कहीं सस्ते दाम में मकान मिले तो खरीदने में हर्ज ही क्या है। अपनी बेटी भी बड़ी हो रही है, उसके लिए भी तो कुछ सोचना है या नहीं? अपना घर ही होता है। देखो, मेरा एक दोस्त मकान बेच रहा है। उसे इंडिया से बाहर जाना है, क्यों ना उसका मकान चलकर देख लें आज? हाँ, ये आइडिया ठीक है। आप दफ्तर से आएंगे तो हम दोनों मकान देखने चलेंगे, ठीक है? फिर जैसे ही मनीष ऑफिस से वापस लौटा, मनीष और शालू दोनों मिलकर उसके दोस्त के यहाँ पहुंचे। मकान देखकर शालू बोली, अरे वाह, ये तो बड़ा ही सुंदर मकान है और सिर्फ 10 लाख में। मनीष, इसे खरीद दो ना मेरे लिए प्लीज। नेक्स्ट वीक में दोनों ने वो मकान खरीद लिया और कुछ ही दिनों में जब वो उस मकान में आकर रहने लगे तो मकान के बाथरूम का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। उस बाथरूम से अचानक ही खट-खट की आवाजें आने लगी। तो मनीष बोला, शालू, तुमने कुछ सुना? बाथरूम से खटखट की आवाज आ रही है। ओफो, क्यों तंग करते हो मुझे रात के समय में? आप सो जाइए ना, मैं बहुत थक गई हूँ। जो भी होगा सुबह को उठकर देख लेंगे। अरे बाबा शालू, मुझे तो यहाँ कुछ अजीब सा दिख रहा है। चलो ना, एक बार मेरे साथ चलकर ही देख लो। दोनों बाथरूम की तरफ जाते हैं तो उन्हें वहां एक परछाई नजर आती है। वॉश बेसिन में मांस के टुकड़े दिखाई देते हैं। ये नजारा देखकर दोनों पति पत्नी सन्न रह जाते हैं। मनीष, मुझे वाकई यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा। इस बाथरूम में जरूर कोई ना कोई है जो हमें सोने नहीं देना चाहता, जो हमें तंग करना चाहता है। मनीष, अभी दोनों पति पत्नी ये बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक बाथरूम में से धुआं बाहर निकला, जिसमें से एक भयानक भूतनी प्रकट हुई। तुम लोग इस घर को फौरन छोड़ दो, ये घर मेरा है। अगर नहीं छोड़ोगे तो जान से मार दूंगी तुमको। जी ठीक है, हम छोड़ देंगे आपका घर, हमेशा के लिए छोड़ देंगे। मगर थोड़े दिनों की मोहलत दे दीजिए, जब तक हम कोई दूसरा घर ढूंढ ले अपने लिए। थोड़ी देर? देखो, फौरन खाली करो मेरा मकान, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। देखिए, आप जो कोई भी हैं, हम आपको नहीं जानते, मगर वादा करते हैं अगले हफ्ते तक जरूर खाली कर देंगे। रात के 12 बज रहे हैं इस वक्त, हम कहाँ जाएंगे इतने अंधेरे में? मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अभी के अभी खाली करो, वरना फिर कभी खाली नहीं कर पाओगे। कभी खाली नहीं कर पाएंगे? आपका मतलब क्या है? मतलब समझाती हूँ मतलब। और फिर देखते ही देखते उस भयानक चेहरे वाली भूतनी ने मनीष की बेटी स्मृति को पकड़ लिया और एक ही झटके में उसे घसीटकर बाथरूम के अंदर ले गई। उसने बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मनीष और शालू बाहर बाथरूम का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगे, लेकिन कोई फायदा न हुआ। बाथरूम के अंदर से
उनकी बेटी स्मृति की चीखें निकल रही थी और बाथरूम के बाहर दोनों पति पत्नी अपनी बेटी की सलामती की गुहार लगा रहे थे। थोड़ी देर के बाद जब बाथरूम का दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी स्मृति की दोनों आंखें गायब थी और वो भयानक चेहरे वाली भूतनी उसे अंधा बनाकर गायब हो चुकी थी। ओह नो, ये क्या हो गया मेरी बेटी को? इस घर में तो आना ही हमारी बदकिस्मती थी। जाने कौन सी घड़ी में हम यहाँ आए कि हमारी बेटी को अंधा होने पर मजबूर होना पड़ा। देखिए जी, मैं तो कहती हूँ अभी अपनी बेटी को डिस्पेंसरी लेकर चलते हैं। कोई ना कोई मदद तो मिल ही जाएगी हमें। घबराने की जरूरत नहीं है शालू, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। मेरी जान पहचान में एक डॉक्टर है जो फौरन आकर उसका इलाज कर देगा। हेलो डॉक्टर साहब, आप फौरन मेरे घर आ जाइए। मेरी बेटी को एक भूतनी ने पकड़कर उसकी दोनों आंखें निकाल ली हैं। जल्दी कुछ कीजिए डॉक्टर, प्लीज हेल्प मी। डॉक्टर ने आकर स्मृति की आंखों का इलाज तो कर दिया, मगर उन तीनों के दिल में जो खौफ घर कर गया था उसका इलाज कौन करता। रह रहकर उन तीनों को वो भयानक चेहरे वाली भूतनी याद आती थी जो एक ही पल में उनकी हंसती खेलती गृहस्थी को बर्बाद करके चली गई थी। उनकी बच्ची की आंखें निकाल कर खा गई थी। अगली रात को जब मनीष, शालू और स्मृति बेडरूम में सोए हुए थे तो उन्हें बाथरूम की खिड़की के कांच के टूटने की आवाज आई और जैसे ही वो खिड़की का कांच टूटा उसमें से जोर जोर की हवा चलने की आवाज आई। शालू बोली, लगता है वो भयानक चेहरे वाली भूतनी आज फिर आएगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है मनीष। कल उसने हमारी बेटी की आंखें फोड़ डाली, आज न जाने किस पर कहर बरपाएगी। माँ, आप सच कहती हो, वो भूतनी बड़ी डरावनी है। देखो ना उसने मेरा क्या हाल कर दिया। माँ, अभी ये घर को छोड़ के हम किसी दूसरे घर में रहने के लिए चले जाएंगे, मगर इस घर में और नहीं रहेंगे। माँ, मुझे उस भूतनी से बहुत डर लगता है। डरो मत स्मृति, मैं अभी बाथरूम में जाकर देखता हूँ। और जैसे ही मनीष बाथरूम में जाकर देखता है, वही पहले दिन वाली भूतनी उस टूटे हुए कांच में उसे दिखाई देती है। वो फिर मनीष को आगाह करती है, अभी तक नहीं गए मेरे घर से? बोलो, क्या तुम्हें मरना अच्छा लगता है मेरे हाथों? या अपनी जान की कीमत नहीं मालूम तुम्हें? अब तुम्हें तुम्हारे सारे घर वालों को अंधा करके छोड़ूंगी, बड़ा मजा आएगा। न रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जब आंखें ही नहीं रहेंगी तो तुम मुझसे कैसे बचोगे? देखो, हम में से किसी ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। जिसने तुम्हारा बिगाड़ा है उससे जाकर बदला क्यों नहीं लेती अपनी मौत का? निर्दोष लोगों का खून कर रही हो, उन्हें रोज तंग कर रही हो, उनकी नींदें हराम कर रही हो। छोटी सी बच्ची को अंधा बनाकर तुम्हें क्या मिला? बोलो। अब कैसे समझाऊं मैं कि मैं तो अपनी मौत का बदला ले चुकी हूँ। अपने बेवफा प्रेमी को ऊपर के पानी की टंकी में डुबा डुबा कर मार चुकी हूँ ना 3 साल पहले। अब वो पानी की टंकी में रहता है और मैं बाथरूम के अंदर। अब तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे? और इतना कहकर वो भूतनी अचानक गायब हो गई। इस वाक्य ने तो शालू और मनीष को और भी ज्यादा डरा दिया। अगले दिन सुबह वो फौरन अपने जान पहचान के तांत्रिक बाबा के पास गए। वहां जाते ही तांत्रिक बाबा ने उनसे कहा, देखो बच्चों, तुम्हारे घर में जो प्रेमी जोड़ा
भूत बनकर रह रहा है। उसी ने तुम्हें परेशान कर रखा है। मगर तुम चिंता मत करो, तुम्हें उनसे मुक्ति मिल जाएगी। मैं तुम्हारे घर में भूतों को बांधने वाला विशेष अनुष्ठान करूंगा, जिसके कारण वो भूत हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर रहेंगे। उसी क्षण तांत्रिक बाबा ने अपने झोले में हवन कुंड की सामग्री रखी और चल पड़े मनीष और शालू के घर की ओर। जैसे ही तांत्रिक बाबा ने हवन करना शुरू किया कि उस भूतों के जोड़े ने उन्हें तंग करना शुरू कर दिया। फिर देखते ही देखते बाथरूम का नल अपने आप चल पड़ा। उसमें से पानी की जगह खून की धारा बहने लगी और वो खून बहता बहता तांत्रिक के ठीक सामने आकर रुका। तांत्रिक बाबा ने और जोर से मंत्र पढ़ने शुरू किए तो उस खून में से भूत और भूतनी दोनों सामने आ गए। तांत्रिक बाबा ने पवित्र हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिससे वो भूत भूतनी उसी वक्त हवन कुंड में जलकर खाक हो गए। भटकती आत्मा। इंसान अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या कुछ नहीं करता। एक दिन उन्हें पाने के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो अपने प्राण तक त्याग देता है, लेकिन इच्छाएं हैं कि पूरा होने का नाम ही नहीं लेती। और जब कोई इच्छा ज्यादा प्रबल हो जाती है, तब तो वो प्राण त्याग देने के बाद भी आत्मा के रूप में भटकती रहती है। वैसे ही एक आत्मा की कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक बहुत ही अमीर आदमी था जिसका नाम था रामदयाल। उसकी एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक बेटी थी रानू। रानू अक्सर अपने घर के लॉन में अकेले ही गुड्डे गुडियों के साथ खेला करती और उसके पिता भी अपनी बेटी से इतना प्यार करते थे कि उसकी हर इच्छा को पूरी करते। वो जो मांगती उसे उसी दिन वो चीज मिल जाती। एक दिन जब रानू अपने घर के लॉन में खेल रही थी कि अचानक उनके सिक्योरिटी गार्ड सतीश का बेटा विकी उन्हीं गुड्डे गुडियों के साथ खेलने के लिए उसके पास आ गया। सतीश ने जब अपने बेटे को अपने मालिक की बेटी के साथ खेलते देखा तो बड़ा नाराज हुआ। आखिर मालिक नौकर का रिश्ता जो था उनका। देखने में तो विक्की भी बड़ा सुंदर था वैसे, मगर गरीब होने की वजह से उसके कपड़े अच्छे नहीं थे। उधर रानू भी विक्की को बड़ा पसंद करती थी। आखिर उसे खेलने के लिए साथी जो मिल गया था। दोनों बच्चे आपस में घुल मिलकर अक्सर खेला करते थे गुड्डे गुडियों के साथ। उनका इस तरह से साथ साथ में खेलना सतीश को नहीं भा रहा था। एक दिन उसने गुस्से में आकर अपने बेटे से कहा, बेटा विक्की, रानू मेरे मालिक की लड़की है। उसके साथ खेलते हुए अगर मालिक हमें देख लेंगे तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तू समझ रहा है कुछ? जाकर घर में अपनी मम्मी का हाथ बटा और खबरदार जो यहाँ आया वापस। ये बात सुनकर विकी तो घर लौट गया, लेकिन अगले दिन से रानू का मन बोझल हो गया। वो विकी को ना पाकर बेचैन होने लगी। अचानक उसने एक दिन गार्ड अंकल से पूछ ही लिया, गार्ड अंकल, विक्की क्यों नहीं आता आजकल मुझसे खेलने? पहले तो अक्सर आया करता था। हाँ रानू, वो जरा अपनी माँ के साथ उसका काम में हाथ बटा रहा है। वो उसे काम में जो लगा देती है सुबह सुबह। मगर फिर भी अंकल, वो मेरे साथ खेलते हुए कितना अच्छा लगता था। उसकी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी लगती थी मुझे। उसे भेजा करो ना खेलने के लिए। रानू, अब खेलने का वक्त खत्म हो गया है। चलो अंदर जाकर पढ़ाई करो। चलो। सतीश,
मेरी बेटी तुमसे क्या कह रही थी? साहब जी, वो मेरे लड़के विकी के बारे में कुछ पूछ रही थी। देखो सतीश, मेरी बेटी बहुत भोली है। तुम अपने बेटे को यहाँ मत भेजना, समझ गए? ये कोई अखाड़ा नहीं है खेलने का, जहां बाहर के बच्चे आकर खेला करेंगे रोज दिन। तुम आखिर मेरे सिक्योरिटी गार्ड हो। तुम्हारा काम है मेरे घर की सिक्योरिटी करना, ना कि अपने बच्चों को मेरे बच्चों के साथ खिलाना। जाओ अब यहाँ से। जी मालिक, आज के बाद मेरा बेटा कभी नजर नहीं आएगा आपके घर में। समय बीतता गया। रानू और विक्की अब बड़े हो गए थे। दोनों साथ साथ स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए। हालांकि दोनों के ही परिवार वाले उनके प्रेम को नापसंद करते थे, मगर प्रेम का बीज जब पनप जाए फिर वो किसी की नहीं सुनता। दोनों ने अब छिप छिप कर मिलना शुरू किया। एक दिन रानू विक्की से बोली, विक्की, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। क्या करूं, तुम्हारे बिना मन ही नहीं लगता मेरा घर में। तुम भी तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। हमारे घर वालों को हमारा यूं मिलना पसंद नहीं है। वो हमारे इस प्यार से नफरत करते हैं रानू। बहुत फर्क है ना हम दोनों के घर वालों में। तुम अमीर हो और मेरे घर वाले गरीब हैं। मेरे पापा तो तुम्हारे पापा के यहाँ नौकरी करते हैं बस। अगर तुम्हारे पापा ने हमें साथ देख लिया तब जाने क्या कर देंगे। नहीं विक्की, तुम मेरे पापा से क्यों डरते हो इतना? मेरा विश्वास करो, मेरे पापा जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल नहीं है। नहीं रानो, जब मैं छोटा था तो तुम्हारी प्यार की वजह से जाने कितनी बार मैंने मार खाई अपने पिता से। अब डर लगता है कहीं नजर न लग जाए हमारे प्यार को रानो। कुछ करना होगा। और वाकई नजर लग गई उनके प्यार को। जैसे ही स्कूल से पास आउट हुए कि रानू की शादी उसके पिता ने एक अमीर प्रतिष्ठित परिवार में तय कर दी। रानू को भी एक अमीर घराने की बहू बनने में गर्व महसूस हो रहा था। अब तो उसके पांव धरती पर न पड़ते थे। जब विक्की को रानू की शादी की खबर लगी तो वो फौरन रानू के पास गया और बोला, रानू, अब तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। रानू, तुमने शादी के लिए हाँ क्यों की? क्या तुम्हें मेरे प्यार में कहीं कोई कमी नजर आई? ऐसी बात नहीं है विक्की, हमारी इज्जत का सवाल है विक्की। जरा कुछ तो सोचो प्लीज विक्की। आई प्रॉमिस, मैं शादी के बाद तुमसे जरूर मिला करूंगी। जब बोलोगे तब मिलूंगी, मगर मुझे शादी के लिए मना मत करो विक्की। रानू और विक्की की इन बातों को जब रामदयाल ने चुपके से सुना तब तो वो आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में आकर विक्की का अपहरण करवा लिया और अपने लोगों से कहकर उसे जान से मरवा दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अधूरी इच्छा लेकर, रानू को पाने की लालच लेकर विक्की की आत्मा शरीर से अलग होकर रानू के घर के इर्द गिर्द भटकने लगी। अधूरा प्यार, अधूरी चाहत कुछ भी कर सकती है, और वाकई ऐसे हुआ भी। ठीक शादी वाले दिन विक्की की भटकती आत्मा शादी के मंडप में आ पहुंची। देखते ही देखते 7वें फेरे लेते वक्त रानू के लहंगे में आग लग गई। शादी का मंडप धूं धूं होकर जलने लगा। बाराती हैरान रह गए। भगदड़ मच गई कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। और फिर अचानक विक्की की आत्मा वहां पर प्रकट हुई और रानू के पिता का गला दबाने लगी। वो चिल्लाने लगा, अपने प्राणों की दुहाई मांगने लगा। तो विक्की ने कहा, याद है वो दिन जब मेरा अपहरण करा के
अपने गुंडों से तुमने मेरे प्राण लिए थे। उस दिन मैं भी यूं ही तड़पा था। मैं भी अपने प्राणों की दुहाई मांग रहा था तुमसे, और तुमने मेरा गला दबवाकर मेरे प्राण छीने थे। रानो मेरी थी और मेरी रहेगी। भाग जा, जल्दी जा, नहीं छोड़ूंगा, वरना तुझे मार डालूंगा। सबको मार डालूंगा। और फिर विकी के प्रकट होने की ये खबर सारे शहर में आग की तरह फैल गई। फिर तो विकी की आत्मा राम दयाल के बंगले में रानू के इर्द गिर्द ही मंडराने लगी। जिसकी चाहत थी उसी का इंतजार भी था। एक दिन रानू अपने कमरे में अकेली सो रही थी कि विकी की आत्मा ने एक बड़े ही सुंदर पुरुष का रूप धारण किया। रानू, मैं तुम्हारा विकी हूँ। कहता था ना, एक दिन जरूर तुमसे मिलने आऊंगा। देखो, आज मैं आ गया। दुनिया की ताकतें हमारे इस प्रेम को अलग नहीं कर सकती हैं रानू। कौन? विकी, तुम यहाँ क्यों आए हो? विकी प्लीज, इतना उधम मचाया मेरी शादी के मंडप में तुमने। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। प्लीज गो फ्रॉम हियर। रानू, कुछ तो याद करो। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर आया हूँ यहाँ। नहीं विकी प्लीज, तुमने मेरी इज्जत, मेरी बेइज्जती का कुछ भी ना सोचा। हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे? मेरी शादीशुदा जिंदगी का क्या होगा? विकी, मैं तुमसे आखिरी बार कहती हूँ, प्लीज लीव मी अलोन। चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। रानू के मुंह से ऐसे कटु वचन सुनकर विकी का खून खौलने लगा। वो आत्मा अब एक डरावना साया थी। रानू, मैं तुम्हें अभी भी मारना चाहूं तो मार सकता हूं। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूं, मगर ध्यान से सुनो। अगर तुम मेरी ना हो सकी तो मैं भी तुम्हें किसी का होने नहीं दूंगा। रानू, किसी का नहीं होने दूंगा। रानू तो उस आत्मा की धमकी से अब बुरी तरह डर चुकी थी। वो रोते रोते अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ कुछ करो। विकी की आत्मा अभी मेरे कमरे में आई थी और मुझे डरा कर गई। वो मुझे किसी लायक नहीं छोड़ेगा। माँ प्लीज कुछ करो। हाँ बेटी, तू ठीक कहती है बेटी, कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। अब तो कुछ तांत्रिक का उपाय करना ही पड़ेगा हम दोनों को। अब इस घर में हम दोनों ही अकेले बचे। कहीं मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं किसे मुंह दिखाऊंगी? हाँ, एक तंत्र विद्या जानने वाला है मेरी नजर में बेटी। वो बगल के गांव में रहता है। मैं आज ही उस तांत्रिक के पास जाती हूँ बेटी। तब तक पीछे तुम अपना ख्याल रखना। हाँ। रानू की माँ उसी दिन दौड़ती हुई तांत्रिक बाबा के पास पहुंची। उनसे कहने लगी, बाबा मेरी बेटी को एक भटकती आत्मा ने बहुत परेशान किया है। बाबा मैं बड़ी दूर से उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास। रोना बंद करो बेटी। ये लो 2 ताबीज, एक तुम अपनी बाह पर बांधो और दूसरा अपनी बेटी की बाह पर बांधो। ऐसी असंतुष्ट आत्माएं अक्सर लोगों को तंग करती हैं। हाँ, एक और बात, पूर्णमासी की रात को मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा। बेटी, अगर उस दिन उस आत्मा को न रोका गया तो वो अवश्य ही तुम्हारी बेटी की जान लेकर रहेगी। तांत्रिक बाबा की बातों को सुनकर रानू की माँ फौरन ताबीज लेकर घर आई। एक अपनी बाह पर बांधा और दूसरा अपनी बेटी की बाह पर। देखते ही देखते पूर्णिमा का दिन भी आ पहुंचा और विकी की आत्मा
अपनी प्रियतमा को पाने के लिए रानू के घर आ पहुंची। आधी रात के समय तांत्रिक भी वहां मौजूद थे। जब विक्की की आत्मा ने तांत्रिक को रानू के पास पाया तो वो बुरी तरह घबरा गई। वो डर के मारे बोलने लगी, ये ताबीज जो तूने इसके बाह पर बंधवाया है, हटा इसकी बाह से। जल्दी कर, मेरे पास वक्त कम है। आज मैं अपनी प्रियतमा को पाकर ही रहूंगा। इतना देखते ही तांत्रिक ने फौरन अपने झोले से भभूत निकाली और उसे उस आत्मा के ऊपर 4-5 बार तेजी से छटका। उस भभूत के पड़ने से विक्की की आत्मा छटपटाने लगी। वो मुक्ति का द्वार खोज रही थी। आखिर उसका अंत नजदीक था। छोड़ो मुझे क्यों कैद कर लिया? छोड़ो, मैं अपनी प्रियतमा को लेने आया हूँ और उसे लेकर ही जाऊंगा। नहीं, हटाओ ये भभूत मेरे शरीर से।